नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मरुस्थल और वन क्षेत्र के बारे में। इसमें हम देखेंगे विश्व और अपने भारत के मरुस्थल और वन क्षेत्रों को। और ये भूगोल जो जियोग्राफी हमने एक रिवीजन शुरू किया है, एक सीरीज जिसका पार्ट 4 है। ठीक है, आई होप आप पीछे के 3 पार्टों को आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उन सभी वीडियो को आप देखें और आपका, मुझे जहां तक आशा है कि आपका भूगोल का जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। आशा करता हूं आप इस चैनल पे नए हैं अगर, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए शुरू करते हैं मरुस्थल और वन क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल क्या होता है। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, अगर हम कहें ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जलपात, जलपात का मतलब क्या हुआ? वर्षा और हिमवर्षा। ठीक है, वर्षा और हिमवर्षा जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पे जलपात, वर्षा या हिमवर्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम हो। ठीक है, अगर हम कहें कितना कम हो, यानी लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। कम वर्षा हो, उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का जो मरुस्थल क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे यहां पे। तो थार मरुस्थल में हम क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज तो हम ये देखें कि इसका विस्तार कहां तक है, ये कहां तक फैला हुआ है। तो ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के पश्चिम की साइड में है, ये पश्चिम में है। ठीक है, या अगर हम ये कहें, ये तो हो गया चलो अरावली पर्वत के पश्चिम में। अगर राज्य की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में है। जो थार मरुस्थल है ये पश्चिमी राजस्थान में ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसका विस्तार की अगर हम बात करें कि ये कहां कहां, तो है विस्तार जो है थार मरुस्थल का भारत और कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र इस थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भारत में कौन सा? तो पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र थार मरुस्थल के उसमें आ जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में, प्रमुख मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, इसका जो विस्तार है अगर हम कहें ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आता है। इसका विस्तार जो है 10+, यानी 10 से अधिक देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका जो विस्तार है सहारा मरुस्थल का, देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, अगर इसकी और फीचर्स के बारे में हम बात करें तो ये गर्म मरुस्थल है,
ठीक है। इसके साथ साथ एक और फीचर की हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगर हम गर्म या ठंडा मरुस्थल की बात करें तो ये विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। तीसरा बड़ा मरुस्थल है। अगर गर्म की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल। अगर ऐसे साइज में आता है, सिर्फ अगर बात आती है कि मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गर्म या ठंडा का नाम नहीं आता है एग्जाम में, तो हम सहारा मरुस्थल को जो रैंक मिलता है वो तीसरा बड़ा मरुस्थल का रैंक इसको प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है पहले नंबर पे वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका। लेकिन ध्यान रहे, अंटार्कटिका जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन है, ये कैसा है, ये ठंडा मरुस्थल है। ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है। दूसरा जो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मरुस्थल आता है वो है आर्कटिका। आर्कटिक। ठीक है। ये सेकेंड रैंक पे आता है, दूसरा बड़ा मरुस्थल है, और ये भी ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। यानी अंटार्कटिका भी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ठंडा मरुस्थल है। और आर्कटिक जो है ये दूसरे नंबर पे है, यानी दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ये भी ठंडा है। अगर बात आती है कि विश्व का जो तीसरा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल, वो कौन सा है, सहारा है। ये तीसरा है, यानी थर्ड रैंक पे आता है ये, लेकिन ये कैसा है, तो गर्म मरुस्थल। अगर साइज की बात करें, अगर बड़े क्षेत्र की बात करें, तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है अंटार्कटिका का होता है। दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र है वो आर्कटिक का है, और तीसरे नंबर पे जो क्षेत्रफल है वो सहारा मरुस्थल का है। लेकिन अगर बात आती है कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो वो कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मरुस्थल के बारे में। ठीक है। इसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में फैला हुआ है। अफ्रीका के दक्षिण में है। अगर इसमें भी बात करें कि ये किन किन देशों में है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, और ये सब दक्षिण अफ्रीका का अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। ठीक है। अगर हम बात करें एक और मरुस्थल की, तो वो है नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल, ये जो है इसका विस्तार नामीबिया और अंगोला, नामीबिया और अंगोला में इसका विस्तार है, नामिब मरुस्थल का। ठीक है। और ये किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इसका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और किस क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, तो नामीबिया और अंगोला के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं अरब मरुस्थल।
मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस क्षेत्रों में है, तो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक फीचर और है अरब मरुस्थल का, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर एक और हम मरुस्थल की बात करें जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। अगर गोबी मरुस्थल की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। ये भी एशिया में ही आता है। कहां आता है ये, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल, जो कि सऊदी अरब में है। दूसरा गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन में विस्तार है जिसका, ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मरुस्थल की, टकला मकान। टकला मकान जो मरुस्थल है इसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो है इसका विस्तार चीन में ही है। अगर कॉन्टिनेंट महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया में आता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये है आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल जो है इसका विस्तार चिली और पेरू में है। चिली और पेरू के क्षेत्र में है। ये किस में आता है भाई, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, अगर हम अगले नेक्स्ट मरुस्थल की बात करें तो है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल, इसके बारे में बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना में है कहां ये, तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये अर्जेंटीना में। ये हो गए क्या मरुस्थल, जो कि मेन मुख्य तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें से, इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन मरुस्थलों को ध्यान में रखते हैं तो आई होप एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मरुस्थल से नहीं छूटने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं वन के बारे में, यानी फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो उसी तरह से इसका भी एक स्लोगन है क्या, वन ही जीवन है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जीवन है ही नहीं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी अपने देश में। तो इसके लिए वन बहुत जरूरी है, पेड़ बहुत जरूरी हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर एक दो पौधे या पेड़ जो हैं अपने आसपास में लगाए होंगे इस बारिश के मौसम में, और लगाना भी चाहिए, आप लोग लगाइए। ठीक है, और आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि जो खाली जमीन है, जहां बहुत कह सकते हैं कि किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वहां कोई ना कोई पौधा आप एक जरूर लगाएं। आइए बात करते हैं वन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि अगर हम बात करें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, यानी राष्ट्रीय वन नीति, इसके तहत, इसके अनुसार जो है भारत में जो कुल क्षेत्र है, जो लैंड है, अगर हम कहें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 33% वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, ये तो जो हमारी नीति बनी उसमें ये कहा गया कि भारत का कुल क्षेत्र जो है उसका
कुल क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें और है क्या अभी। अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो भारत में वन है वो 21.67% वन क्षेत्र है। ठीक है, अभी बहुत पीछे हैं हम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेड़ जो है ये है 2.89%। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो ये वन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वन क्षेत्र है और ये पेड़ है। ठीक है, वन और पेड़ में क्या अंतर है, अगर इस चीज को हम समझें तो एक चीज जान लीजिए कि जो वन है जहां पे हम अपने से कुछ भी नहीं लगाते, यानी ये प्रकृति खुद ही खुद या खुद ब खुद जो है पौधों को उगाती है, जन्म देती है और ये जंगल बनते चले जाते हैं, उनको हम वन कहते हैं। और जो पेड़ है जो हमारे द्वारा एक एक करके लगाए जाते हैं वो पेड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वन और पेड़ दोनों मिलाकर के कहें, वन और पेड़ अगर हम दोनों मिलाकर के बात करें तो भारत की जो स्थिति है अभी वो 24.5% के आसपास। ठीक है, इतना परसेंट भाग क्या है, हम कह सकते हैं हरियाली है, यानी पेड़ पौधे या वन है। ठीक है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, तो 33% होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है मुझे लगता है कि 33% से भी ज्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के जो जितने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रियां, उद्योग और तमाम तरह की जो चीजें हम अपने देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उसमें जो चीजें लग रही हैं वहां से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की हानिकारक गैसें जो है निकल रही हैं और उनको उनकी खपत के लिए मुझे लग रहा है कि 33% से भी ज्यादा पौधों की जरूरत या वन क्षेत्र की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बाद हम भारत के जो टॉप 3 स्टेट जो वन के मामले में क्या है, ऊपर है, टॉप पे है, यानी सबसे ज्यादा वन की हम बात करेंगे इसमें। सबसे ज्यादा टॉप 3 स्टेट कौन है जिनमें सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, तो सबसे पहला है, अगर हम यहां बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन है, किस स्टेट में, तो पहला है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्रफल जो सबसे ज्यादा वन का है उसकी किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है जिस राज्य का वन, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 मोस्ट टॉप 3 स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल के आधार पे है। ठीक है, यानी इनके पास ज्यादा क्षेत्रफल में पेड़ पौधे हैं। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं परसेंटेज के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे अगर हम देखें, यानी कि जितना बड़ा राज्य है उसमें अगर परसेंटेज देखें तो कितना वन क्षेत्र है, तो उसमें सबसे टॉप पे है कौन, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप पे है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है, यहां पे कितना परसेंट क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन है, तो 85% क्षेत्रफल में इसके मिजोरम के 85% क्षेत्रफल में क्या है, वन है। दूसरा अगर हम बात करें तो है अरुणाचल प्रदेश, यहां पे कितना परसेंट वन है, तो 79% वन है। अगर तीसरे की बात करते हैं तो ये है मेघालय, यानी तीनों कौन से हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य के जो क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, मिजोरम 85% इसके क्षेत्रफल में
जमीन पर क्या कहें, वन है। अरुणाचल प्रदेश में 79% जमीन पर वन है और मेघालय में 76% जमीन पर क्या है, वन है। ध्यान दीजिएगा, अगर परसेंटेज के आधार पे पूछता है तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, मेघालय में तीसरे नंबर। अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाता है कि वन क्षेत्र कहां सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम बात करें, ये तो हो गए सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे। बात करते हैं इसमें सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम वन वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। यहां अगर हम कहें ये हरियाणा जो है, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे लें तो भी सबसे कम है, इसके साथ साथ अगर हम परसेंटेज के आधार पे भी कैलकुलेट करें तो भी हरियाणा जो है सबसे कम राज्य या सबसे कम वन वाला राज्य है। और यहां पे सिर्फ कितना परसेंट वन है, सिर्फ 3% वन क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक चीज ध्यान देते हैं कि वन जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, तो जाहिर सी बात है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी और सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर होगा वहां वन क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम ये देखें, एक जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब क्षेत्र है, अगर हम कहें कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, विषुवत रेखा 0 अक्षांश, ये हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ये क्या है, कर्क रेखा होती है कितने पे, तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा। और इसके ठीक नीचे अगर हम बात करें दक्षिण साइड में, तो यहां भी 23.5 डिग्री पे क्या होती है, मकर रेखा। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं ये कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ध्यान देंगे अब, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस पर क्या है, सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी या हीट जो है इस क्षेत्रों में पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां जो रेनफॉल है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल ज्यादा होती है, तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा क्या है, जो विषुवत रेखा है, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, इसी विषुवत रेखा पे कौन स्थित है या कौन सा देश स्थित है, तो हमने पीछे वाले एक वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से हम यहां बात कर लेते हैं कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ब्राजील देश स्थित है, ब्राजील देश है। और ब्राजील देश जो है विषुवत रेखा पर होने के कारण यहां पे अगर हम कहें टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्लस टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, और इनके परिणाम स्वरूप अभी हमने बात किया कि जहां टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होगा, इसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि यहां पे जो सघन वन है वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को इसी जंगल के वजह से सांपों की भूमि भी कहा जाता है, सांपों की भूमि भी कहा जाता है। और यहां जो ब्राजील का जो ये सघन वन है, ये विश्व का सबसे बड़ा सघन वन है, विश्व का सबसे सघन वन के रूप में यहां पे इसके वन को जाना जाता है, सबसे
सघन वन। ठीक है। और ब्राजील में ही क्या है, अमेजन नदी है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर ब्राजील है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल यहां पे ज्यादा होती है, और इन दोनों के कारण क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। और ये जो सघन वन है, ये विश्व का सबसे सघन वन है। ब्राजील को सांपों की भूमि कहा जाता है, और ब्राजील में ही कौन सी नदी है, तो अमेजन नदी प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं। इसी में हम बात करेंगे वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि अधिक होता है। ठीक है। और यहां पे जो वर्षा होती है, यहां पे जो वर्षा है, ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो फीचर हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इनके जो वृक्ष हैं, इस क्षेत्र के जो वृक्ष हैं, ये पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं इसमें। अगर हम बात करें सदाबहार वनों का जो क्षेत्र है वो कहां कहां है भारत में, जो सदाबहार वन के क्षेत्र हैं ये भारत में कहां कहां पे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप, इसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार, पश्चिमी घाट। ठीक है। पूर्वी घाट। इन सभी क्षेत्रों में सदाबहार वन यानी कि वर्षा वन पाए जाते हैं। शिलोंग का पठार। ठीक है। और कौन कौन से हैं यहां पे, तो गारो, खासी और जयंतियां, जो पहाड़ियां हैं इनमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं हिमालय का तराई क्षेत्र। हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन का ये जो क्षेत्र है, यहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके प्रमुख वृक्षों की, वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो बांस, इन वनों में बांस, महोदरी, आबनुस, ताड़, रोजवुड और नारियल। और भी बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है।
लेकिन इन वृक्षों को याद रखिएगा, इतना डीपली नहीं पूछता कि कौन कौन से सदाबहार वन क्षेत्र के वृक्ष हैं, लेकिन ये क्षेत्र जरूर ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, शिलांग का पठार यानी गारो, घासी और जयंतियां, और हिमालय का तराई क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं ये सदाबहार वन के क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम कहें यहाँ पे क्या होता है तो टेम्परेचर हाई होता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, और वर्षा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे वन क्षेत्र जो है ज्यादा हरे भरे रहते हैं और पूरे साल हरे भरे रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले वन क्षेत्र के बारे में यानी वन के बारे में, तो ये दूसरा हो जाएगा क्या, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, मानसूनी वन, यानी जब जब मानसून आएगा तो वर्षा होगी वहां पे, और ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है, जिनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं, यानी मानसून जाने के बाद वहां के पौधे जो हैं वो अपनी पत्तियां जो हैं क्या करते हैं, झाड़ देते हैं यानी गिरा देते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, पतझड़ वन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बात करते हैं अगर रैन की, वर्षा की कितनी होती है, तो यहां 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, इस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की जो विशेषता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दिसंबर से मार्च, अगर हम बात करें दिसंबर से मार्च के बाद, दिसंबर से मार्च के बाद जो है ये इस क्षेत्र के जो वन है या जो वृक्ष हैं ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, और ये कब, तो दिसंबर से मार्च के बाद। ठीक है, अगर हम कहें ये क्या टाइम होता है तो शीत ऋतु से, शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले, ग्रीष्म ऋतु से पहले। ठीक है, ये अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं, क्योंकि मानसून चला जाता है। और इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो ट्रांसपीरेशन है क्या होता है कि जो पत्तियों पे एक्सेसिव वाटर इकट्ठा हो जाता है तो पत्तियां जो है ट्रांसपीरेट कर जाती हैं, यानी पानी को क्या करती हैं, वाष्प बना करके, पानी को वाष्प में कन्वर्ट करके क्या करती हैं, अपने से बाहर निकाल देती हैं। यानी ये जो पत्तियां हैं, ये जो पेड़ है, ये जो वन है, ये दिसंबर से मार्च के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले। क्यों, क्योंकि जो पानी की मात्रा है वो कम से कम ये कंज्यूम करें और इनके जड़ों में पानी की मात्रा जो है वो बनी रहे, है ना, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपीरेट ये न कर पाए। अगर हम बात करते हैं इसके ही बारे में, तो ये जो वन है जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन या पतझड़ वन कहते हैं, भारत में इस तरह के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से, तो वही पर्णपाती वन या मानसूनी वन। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस किस क्षेत्रों में होते हैं, ज्यादातर इनका क्षेत्र क्या है, तो उत्तर के मैदान से तमिलनाडु तक ये फैले हुए हैं। इस तरह के वन जो हैं उत्तर के मैदान से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं।
ठीक है। इनके जो वृक्ष हैं किन कामों में उपयोग किए जाते हैं? तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी हैं। इनमें क्या क्या आता है तो देख लेते हैं। शीशम, साल, सागौन और साबू। ये जो कुछ पौधे हैं, ये जो कुछ वृक्ष हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं, जो कि मानसूनी वृक्ष भी कहे जाते हैं या वन कहे जाते हैं, और पतझड़ वन भी कहे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अलग तरह के कुछ वन क्षेत्र के बारे में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार या शंकुधारी वन के बारे में हम बात करेंगे। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार या अगर हम बात करें शंकुधारी वन के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो तो ज्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, ये 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, इसलिए ये जो पौधे होते हैं या ये जो वृक्ष होते हैं इन वनों के, ये इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटे में, यानी नुकीले शंकुधारी वन जिसको कहते हैं, इनकी पत्तियां जो हैं, लिख सकते हैं, इनकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का कुछ क्षेत्र हो जाता है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, इसके साथ साथ पश्चिमी आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाए। यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार या शंकुधारी वन जो हैं, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, कांटों में बदल जाती हैं। इसके जो क्षेत्र है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का कुछ क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। आगे देखते हैं इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं। तो बबूल, खजूर, नागफनी, करीम और खेजड़ा, इस तरह के जो पेड़ हैं, इस तरह के जो वन हैं, ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। शंकुधारी वन जिसको कहते, शंकुधारी वन कहते हैं। और ये जो है पत्तियां इसलिए नुकीली हो जाती हैं क्योंकि वहां पानी की कमी है। ठीक है, और पानी की कमी होने के कारण ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेट नहीं कर पाती हैं, ज्यादा ट्रांसपिरेट नहीं करती हैं, तो इसलिए ये अपनी पत्तियों को क्या है, कांटे में बदल लेती हैं, जिससे कि पानी ट्रांसपिरेट न हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो कौन सा है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बारे में हम बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो एक चीज यहां पे समझना है, जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वन हैं जिन्हें हम अभी देखने वाले हैं, ये जो है, अगर एक चीज, एक डायग्राम बनाते हैं, इसके हिसाब से समझते हैं कि किस तरह के जो पौधे हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि ये
पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये प्लेन एरिया हो गया। ये हम कह देते हैं ये क्या है, मैदान। ठीक है, मैदानों में अगर हम कहें तो मैदान से लेकर के अगर हम कहें यहां पे, अगर ये हम टिक कर देते हैं, ये हो गया कितना, 1500 मीटर हाइट। यहां कर देते हैं 2500 मीटर हाइट। ठीक है, यहां कर देते हैं हम 4000 मीटर हाइट। इसके बाद हम करते हैं क्या, 4800 मीटर हाइट। इसको एक बार हम समझते हैं कि यहां से लेकर के, यानी मैदानी भाग से लेकर के 1500 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इसमें किस तरह के वन होते हैं, तो पर्णपाती या सदाबहार वन। इन ऊंचाई तक पर्णपाती व सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 1500 से लेकर 2500 के बीच में, तो यहां पे शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन जो है पाए जाते हैं। अगर हम 2500 से 4000 के रेंज में देखें, यानी इसी ऊंचाई में देखें, तो यहां पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 4800 से लेकर के 4000 की हाइट के बीच में, तो इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति जिसको हम कहते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, और इन क्षेत्रों में घास, काई और लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, इस तरह के घास पाए जाते हैं, या इस तरह की जो वनस्पतियां हैं पाई जाती हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है भाई, इसके ऊपर तो सीधा सीधे सीधे क्या है, बर्फ भरा पड़ा है, ग्लेशियर है। ठीक है, यानी 12 महीने यहां पे क्या है, बर्फ है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कुछ अलग तरह के वन के बारे में। ये होगा डेल्टाई वन। डेल्टाई वन जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसे हम ज्वारीय वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन। ध्यान दीजिएगा, डेल्टाई वन को ही मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं और ज्वारीय वन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव नामक जो है वृक्ष होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वाला राज्य जो है कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पहले नंबर पे आता है मैंग्रोव वन के उसमें क्षेत्र में, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पे आता है भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वाला राज्य जो है कौन सा, दूसरा गुजरात। पहला कौन हो गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहीं तक हम इसको रखते हैं। आगे हम जल्द ही बात करेंगे, नई वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।